नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। महानदी अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने महानदी के विषय में डिटेल में अध्ययन कर लिया था कि भाई महानदी का उद्गम कहाँ होता है, विसर्जन कहाँ होता है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उसके बाद उसके तट पर बसे नगर और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो महानदी के विषय में जाननी चाहिए, वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महानदी के सहायक नदियों के विषय में, जो कि मैंने केवल नाम बताए थे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि महानदी की सहायक नदियां, उनका उद्गम स्थल क्या है, कहां से वो निकलती हैं, किस स्थान पर वो महानदी से मिलती है, उनके तट पर बसे नगर, उस नदी का अगर कोई प्राचीन नाम मिलता है तो वो कोई जलप्रपात है, कोई परियोजना है, तो ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न सीजी व्यापम, सीजी पीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? महानदी की सहायक नदियां। ठीक, सीधा हम लोग टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, छोटा सा मैं महानदी का एक मानचित्र तैयार कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ का नक्शा नहीं बनाऊंगा। ठीक, मैंने बताया था महानदी का जो उद्गम स्थल है वो मैंने बताया था सिहावा पर्वत, जो धमतरी जिले में है ना, सिहावा पर्वत, गणेश घाट, ठीक, खरसिया गांव, तो वहां से जो है महानदी का उद्गम हुआ है। तो इस तरह से हम लोग महानदी को बना लेते हैं। ये धमतरी जिला है, फिर ये वहां से कांकेर जिले में एंटर करेगी, फिर उसके बाद जो है बालोद जिले में एंटर करेगी, फिर वापस से धमतरी जिले में, फिर धमतरी जिले के बाद मैंने क्या बताया था, ये जाएगी गरियाबंद, फिर रायपुर, फिर महासमुंद, ठीक, रायपुर महासमुंद की सीमा रेखा बनाते हुए आगे बढ़ेगी। उसके बाद ये जाएगी बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से ये जाएगी जांजगीर चांपा, फिर सक्ती, फिर सारंगढ़, फिर रायगढ़। इस तरह से ये जो है उड़ीसा में एंटर करेगी। उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र? तो संबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर वो जो है उड़ीसा में प्रवेश करेगी। ठीक, तो इस तरह से महानदी, मैंने जिले भी यहां पर गिनवा दिए, ध्यान रखना। तो इस तरह से महानदी का उद्गम होता है। ये क्या है? सिहावा पर्वत, पर्वत मैंने बना दिया है, सिहावा पर्वत। ठीक, तो ये है महानदी। तो उसी में हम साथ में ड्रॉ करते चलेंगे। देखते हैं, पहली नदी दूध नदी। ठीक, पहली नदी कौन सी है? दूध नदी। या फिर महानदी की पहली सहायक नदी कौन सी होगी? दूध नदी। महानदी की पहली सहायक नदी दूध नदी। ठीक, तो बात करते हैं दूध नदी के विषय में। तो दूध नदी का उद्गम दूध नदी का उद्गम हुआ है। अच्छा, दूध नदी कहां प्रवाहित होती है? तो कांकेर जिले में। ध्यान रखेंगे, कहां प्रवाहित होती है? तो कांकेर जिले में। ठीक, इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम हुआ है कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से। ठीक, मलाज कुंडम पहाड़ी से ऐसे महानदी का उद्गम, दूध नदी का उद्गम हुआ है, मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक, ध्यान रखेंगे, मलाज कुंडम पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम हुआ है और ये महानदी की पहली सहायक नदी है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया मैं, उसको शुरू में बताना था। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने महानदी की सहायक नदियों को दो भाग में बांटा था। एक उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां और दूसरी दक्षिण की ओर आकर के मिलने वाली सहायक नदियां। तो यहां पर आप लोग महानदी की सहायक नदियां मेन हेडिंग डालोगे, उसके बाद जो है सब हेडिंग लिखोगे महानदी की दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक, तो अभी हम लोग जो है दक्षिण की सहायक नदियों को देखेंगे, जिसमें दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढुर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, ये सब थी ना दक्षिण की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक, ये दक्षिण से आ रही है। ठीक, भले इस साइड से मिले या उस साइड से मिले, दक्षिण से आ रही है। ठीक, तो इसको हम लोग दक्षिण से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां कहेंगे। ठीक, तो दूध नदी पहली नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। आपको दिशा भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी किस दिशा से आ रही है। ठीक, तो दूध नदी जो कि कांकेर के मलाज कुंडम, मैं लिख देता हूं यहां मलाज कुंडम, मलाज कुंडम
की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, मलाज कुंडम की पहाड़ियों से दूध नदी का उद्गम हुआ है और इस दूध नदी में एक जलप्रपात भी देखने को मिलता है, मलाज कुंडम जलप्रपात। देखो, उद्गम स्थल भी मलाज कुंडम और जलप्रपात भी मलाज कुंडम जलप्रपात है। ठीक, तो याद रहना चाहिए दूध मलाज, दूध मलाई ऐसे कर सकते हो, जैसा भी आप लोग याद रखो। तो मलाज कुंडम पहाड़ी से उद्गम, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट चीज दूध नदी के संदर्भ में, तो कांकेर नगर, कांकेर जिले का जो जिला मुख्यालय है ना कांकेर नगर, वो इसी दूध नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो यहां हम लोग कहीं नगर बना लेते हैं ऐसे। ठीक, यहां हम लोग नगर बना लेते हैं इस तरह से। ठीक, ये हो गया अपना नगर। तो कांकेर नगर के बीचों बीच से दूध नदी जो है निकलती है। ठीक, कांकेर नदी के बीच से प्रवाहित होती है दूध नदी, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका दूध नदी, महानदी की पहली सहायक नदी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी नदी के विषय में। दूसरी नदी है सिलियारी नदी, सिलियारी नदी। ठीक, मैं नदी नहीं लिख रहा हूं, खाली सिलियारी लिख रहा हूं। तो सिलियारी नदी महानदी की दूसरी सहायक नदी जो दक्षिण की ओर से आकर के महानदी से मिलती है। ठीक, तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो धमतरी जिले में यह प्रवाहित होती है। ठीक, तो यह धमतरी जिला है, तो धमतरी जिले से यह जो है निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ते हुए महानदी में जाकर के मिलती है। धमतरी जिले में ये जो है महानदी से मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, इधर बालोद आ जाएगा ना, ऊपर या नीचे कर लेते हैं। ठीक ठीक, अच्छा नीचे कांकेर वाला एरिया आ जाएगा बोलेंगे आप लोग, इसको ऊपर ही कर देते हैं, अच्छी बात है। ठीक, तो सिलियारी नदी, सिलियारी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो गट्टा सिल्ली की पहाड़ी, गट्टा सिल्ली की पहाड़ी। ठीक, की पहाड़ी जोड़ लेना, गट्टा सिल्ली की पहाड़ी जो कि धमतरी जिले में है, वहां से जो है महानदी का उद्गम, सिलियारी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, सिलियारी नदी। इस सिलियारी नदी की खास बात यह है कि यहां पर एक परियोजना है जिसको बोला जाता है माडुम सिल्ली परियोजना, माडुम सिल्ली परियोजना। ठीक, माडुम सिल्ली परियोजना, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर सिलियारी नदी, अब इसका जो उद्गम स्थल है गट्टा सिल्ली, सिल्ली आ रहा है ना, उसके बाद परियोजना भी माडुम सिल्ली, सिल्ली आ रहा है ना, एक गाना है सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा कोई कित्थे रोंदे होवेगा, वैसे टाइप से सिल्ली से पकड़ना है गट्टा सिल्ली, माडुम सिल्ली, सिलियारी नदी। ठीक, अब ये जो माडुम सिल्ली परियोजना है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, वैसे पूछा तो सभी जाएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव परियोजना। ठीक, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना। ये कहां देखने को मिलता है, सिलियारी नदी में। तो यहां बना लेते हैं हम लोग परियोजना। परियोजना को किस तरह से हम लोग वो करेंगे, तो ये तो नगर हो गया, परियोजना को ऐसे तालाब टाइप का बना देते हैं क्या। ठीक, परियोजना जलाशय होता है ना, माडुम सिल्ली परियोजना जलाशय, माडुम सिल्ली जलाशय। ठीक, माडुम सिल्ली जलाशय बोला जाएगा। ठीक, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना कहां पर है, धमतरी जिले में, सिलियारी नदी में। तो एक एक चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं अगला, सोंढूर नदी, तीसरी नदी, सोंढूर, सोंढूर नदी। ठीक है, सोंढूर नदी, इसका उद्गम स्थल कहां है, तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है इसका उद्गम स्थल। ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है अपने क्या कहते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा का जो नवरंगपुर वाला जो एरिया है ना, नवरंगपुर, वहां की पहाड़ियों से निकलती है। इस पहाड़ी का जो मुख्य स्थल है उसका नाम है नरियर पानी, नरियर पानी, नरियर पानी। सोंढूर नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है, नरियर पानी। ठीक, ध्यान रखेंगे, नरियर पानी सोंढूर नदी का
उद्गम स्थल जो कहां पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो नवरंगपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर, और ये जो है धमतरी और गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। ठीक, धमतरी और गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। सोंढूर नदी ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी नदी किस किस जिले में प्रवाहित होती है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि सोंढूर नदी जो है गरियाबंद और धमतरी जिले में प्रवाहित होती है, धमतरी और गरियाबंद जिला। अगला इंपॉर्टेंट चीज सोंढूर नदी के संदर्भ में इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। प्राचीन नाम तो क्या मिलता है, सुंदराभूति, सुंदराभूति इसका प्राचीन नाम। ठीक, एक दूसरा प्राचीन नाम मिलता है सोंड नदी, सोंड नदी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट चीज कि सोंढूर नदी को गणेश जी का रूप माना जाता है। जो गणपति है ना गणेश जी, उनका रूप माना जाता है। अब गणेश जी का सूंड होता है ना, तो सूंड से ही इस नदी को सोंड नदी, सूंड नदी कहा गया होगा पहले, फिर सूंड का सोंड हो गया होगा और सोंड का फिर सोंढूर हो गया। ठीक, अब गणेश जी का जो मतलब रूप है बड़ा क्यूट सा है ना, सुंदर सा है, तो सुंदराभूति। ठीक, तो इस कारण से उसको सुंदराभूति कहा गया होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है सोंढूर नदी का प्राचीन नाम सुंदराभूति और सोंड नदी मिलता है जो कि गणेश जी के रूप में माना जाता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट चीज कि जो सोंढूर नदी है ये महानदी से मिलती है राजिम नामक स्थान पर। राजिम जो गरियाबंद में है आप सभी को पता होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो राजिम में ये मिलती है महानदी से, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि ये महानदी से सीधे जाकर के न मिल करके पहले पैरी नदी में मिलती है और पैरी नदी के माध्यम से ये महानदी में मिलती है। ठीक, तो राजिम के निकट ही एक स्थान है मालगांव। ठीक है ना, मालगांव ये राजिम के निकट है। तो जो सोंढूर नदी है ये जो है पैरी नदी में जाकर के मिलेगी मालगांव के पास। ठीक, उसके बाद फिर दोनों नदियां जो है राजिम में जाकर के मिलेंगी जिससे त्रिवेणी संगम बनेगा। ठीक, ज्यादा दूरी पर नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखना है, आपको मालगांव भी याद रखना है कि जो सोंढूर नदी है वो पैरी नदी की सहायक नदी है जो कि राजिम के निकट मालगांव नामक स्थान पर पैरी नदी से मिलती है। तत्पश्चात वो जो है राजिम नामक स्थान पर महानदी से मिलती है। ठीक, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम कहां होता है, तब आपको राजिम पकड़ना है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। ठीक, तो राजिम में त्रिवेणी संगम बनेगा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि राजिम में महानदी, पैरी, सोंढूर तीन नदियों का संगम होता है, लेकिन वास्तव में क्या है अगर हम देखें तो पैरी और सोंढूर नदी का संगम कहां हो रहा है, मालगांव में, जो कि राजिम के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। सोंढूर नदी की जो लंबाई है वो लगभग 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ज्यादा लंबी नदी नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें परियोजना की बात करते हैं तो यहां पर हमको देखने को मिलता है सोंढूर परियोजना। ठीक, सोंढूर परियोजना नाम नहीं लिखूंगा मैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सोंढूर परियोजना देखने को मिलता है जो कि 1979-80 में बनाया गया था सोंढूर परियोजना को। ठीक, अगर हम इसकी बात करें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना तो ये 1923 में बना था। ठीक, ध्यान रहेगा ये सब चीज। सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, वैसे कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, कभी पूछा जा सकता है। तो एक तो मिलेगा बाघ नदी। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं बाघ नदी। दूसरा लीलाजन, एक लीलागर है वो अलग है। ठीक है ना। उसके बाद गोगोर, ये जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक, बाकी सिलियारी, दूध नदी इनकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि इसकी एक सहायक नदी का नाम मिलता है चिनार करके एक मिलता है, चिनार। ठीक, तो सोंढूर नदी के विषय में इतनी बातें ध्यान में रखोगे। ठीक, और ध्यान रखना कि सोंढूर नदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो ओडिशा क्षेत्र में है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित होती हैं उनका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है। जैसे कि एक हो गया सोंढूर, शिवनाथ नदी वो भी जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है, इंदिरावती नदी, सबरी नदी ये भी जो है ओडिशा क्षेत्र से निकलती है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पैरी नदी की।
जो कि दूसरी अन्य एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, पैरी नदी, पैरी नदी, इसका उद्गम होता है भात्रगढ़ की पहाड़ी। अच्छा, यहां पर परियोजना बनाना था ना। ठीक, आप लोग ऐसे बनाते चलिएगा, मैप आप लोग बनाएंगे। ये क्या हो गया, सोंढूर परियोजना। ठीक, ऐसे परियोजना बनाते जाएंगे, एक साइड में से बॉक्स बना देंगे ये परियोजना, या फिर वहीं पर लिख सकते हैं छोटा छोटा। ठीक है ना, और यहाँ पर उद्गम स्थल का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, नगर ऐसे बना सकते हैं। ठीक, और कोई खास बात है जैसे जलप्रपात, जलप्रपात भी आप लोग बना सकते हो। जलप्रपात को कैसे बनाएं, ज़्यादा जलप्रपात यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो जलप्रपात को ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, तो कुछ भी करके आप लोग जो है हाईलाइट कर सकते हो। ठीक, तो बात करते हैं पैरी नदी की। तो पैरी नदी का उद्गम हुआ है भात्रगढ़ की पहाड़ी से। भात्रगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है पैरी नदी, भात्रगढ़ की पहाड़ी? तो यहाँ कहीं हम लोग बना लेते हैं गरियाबंद क्षेत्र में ऐसे, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग पहले ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ऐसे टाइप से, ज़्यादा दूर भी नहीं लेके जाते, यहाँ ऐसे मिला लेते हैं। ठीक, ऐसे, ये हो गया सोंढूर नदी, ये पैरी नदी। तो यहाँ पर जो पैरी है वो मिलेगी डायरेक्ट महानदी में। ठीक, तो पैरी नदी, भात्रगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? भात्रगढ़ की पहाड़ी तो गरियाबंद जिले में देखने को मिलता है, भात्रगढ़ की पहाड़ी। ठीक, जो मैनपुर पठार है ना, वहां पर बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद, वहां से ये जो है निकलती है। ठीक, इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है पयोधरा। प्राचीन नाम क्या है? पयोधरा। प्राचीन नाम पयोधरा। प्राचीन नाम बहुत पूछा जाता है नदियों के संदर्भ में। क्या पूछा जाएगा? नदियों का उद्गम स्थल, नदियों का विसर्जन स्थल, नदियों का प्राचीन नाम, नदियों की लंबाई, नदियों का जो उसमें कोई जलप्रपात है, नदियों के तट पर बसा नगर, नदी में कोई परियोजना है, तो यही सब चीजें पूछा जाता है। तो इसका उद्गम स्थल है भात्रगढ़ की पहाड़ी, जो कि गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ तहसील में है, मैनपुर पठार। ठीक, उसके बाद इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो राजिम में। ठीक, राजिम में महानदी, पैरी और साथ में सोंढूर नदी का संगम होता है। सोंढूर नदी पैरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। सोंढूर नदी पैरी नदी की सहायक नदी है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे पैरी नदी की सहायक नदी सोंढूर है। ठीक, जो कि मानपुर नामक स्थल पे मालगांव नामक स्थान में पैरी से आकर के मिलेगी। ठीक, पयोधरा इसका प्राचीन नाम है। ठीक, तो पैरी नदी के बारे में ये सारा चीज ध्यान रखना। और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो वो हमको देखने को मिलता है खाली गरियाबंद, गरियाबंद क्षेत्र में ही ये जो है प्रवाहित होती है। ठीक, उसके बाद इसमें अन्य महत्वपूर्ण चीज परियोजना। परियोजना, ठीक, तो पैरी नदी में जो परियोजना है वो किस नाम से जानी जाएगी? सीकासार परियोजना, जिसको पैरी परियोजना भी बोला जाता है। ठीक, पैरी परियोजना भी बोलेंगे, सीकासार परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, सीकासार, सीकासार, सीकासार परियोजना कब बना था? तो ये बना था 1994-95 में। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज इस सीकासार परियोजना के संदर्भ में, यहां पर हम लोग बना लेते हैं सीकासार परियोजना। ठीक, सीकासार परियोजना। अब सीकासार परियोजना के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण चीज कि वर्ष 2006 में इस सीकासार परियोजना में जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया। ठीक, जल विद्युत परियोजना मतलब पानी से विद्युत बनाने की योजना यहां पर चालू की गई, और यहां पर जो है ना 2 यूनिट लगाया गया। 2 यूनिट मतलब जो संयंत्र है 2 यूनिट लगाया गया, जो प्रत्येक यूनिट 3.5 मेगावाट का था। ठीक, जो विद्युत उत्पादन किया जाता है ना, तो कितने यूनिट लगाए गए? 2। तो टोटल यहां पर 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस नदी में जल विद्युत परियोजना संचालित है, या फिर किस नदी के जल से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना,
पैरी नदी पर सीकासार परियोजना जो कि 1994-95 में स्थापित हुआ, इसमें वर्ष 2006 से जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 2 इकाई वहां स्थापित की गई है, प्रत्येक इकाई 3.5 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करती है। कुल यहां पर 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज पैरी नदी के संदर्भ में ही, तो जो पैरी नदी की जो घाटी है ना, मतलब पैरी नदी के क्षेत्र में 2500 वर्ष पुराना बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, मतलब पैरी नदी में 2500 साल पुराना एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस स्थान का नाम याद रखेंगे, सिरकटी। ठीक, सिरकटी, सिरकटी। तो ये स्थान है सिरकट्टी। तो इसी के समीप एक और जगह है, तो वहां पर जो है 2500 वर्ष पुराना बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं अगली नदी, सूखा नदी। सूखा नदी, तो सूखा नदी इसका उद्गम हुआ है महासमुंद जिले में। ठीक, महासमुंद जिले की ये नदी है सूखा नदी, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद और महासमुंद जिला। ठीक, गरियाबंद और महासमुंद जिला इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो गौरागढ़ की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी। और गौरागढ़ की पहाड़ी ये श्रृंखला है। ठीक, पहाड़ियों का श्रृंखला होता है ना, तो उसका भी नाम होता है गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला। तो यहां पर जो मेन जो स्थल है जहां से इसका उद्गम हुआ है, उसका नाम है मलेवा डोंगर। ठीक, मलेवा डोंगर। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे महानदी के संदर्भ में मैंने बताया जिला धमतरी, उसके बाद सिहावा क्षेत्र, फिर गांव खरसिया, गणेश घाट मेन स्थल। ठीक, तो एरिया कौन सा है, गौरागढ़ की पहाड़ी। उसमें डायरेक्ट लोकेशन कौन सा है, तो मलेवा डोंगर की पहाड़ी। ठीक, ये पहाड़ी श्रृंखला, ये पूरी तरह से जो स्थल है, जगह है मलेवा डोंगर, वहां से निकलती है सूखा नदी। ठीक, सूखा नदी, प्रवाह क्षेत्र महासमुंद और गरियाबंद जिला। ठीक, महासमुंद और गरियाबंद जिला से ये जो है निकलती है। ठीक, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी 2 सहायक नदी देखने को मिलती है। एक तो काफी इंपॉर्टेंट है कोडार नदी, कोडार नदी। दूसरी है घुनघुट्टी, घुनघुट्टी। तो ये 2 नदियां देखने को मिलती है, सूखा नदी की सहायक नदी। अब यहां पर जो कोडार नदी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोडार नदी में एक परियोजना है जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कहां है, तो कोडार नदी में। कोडार नदी किसकी सहायक नदी है, तो सूखा नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो यहां हम लोग बना लेते हैं, ये महासमुंद इसको पकड़ लेते हैं, तो यहां हम लोग बना लेते हैं ऐसे सूखा नदी। ठीक, सूखा नदी। और इधर कहीं से हम लोग बना लेते हैं कोडार नदी। ठीक, इधर कहीं बना लेते हैं हम लोग घुनघुट्टी नदी। ठीक, ऐसे आप लोग नाम दे सकते हैं। यहां पर छोटे छोटे डोंगरी बना देते हैं। ठीक, और यहां पर हम लोग बना लेते हैं परियोजना शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है ये मैप तैयार करना है। तो ठीक, तो सूखा नदी उद्गम स्थल गौरागढ़ की पहाड़ी, मलेवा डोंगर। ठीक, गरियाबंद और महासमुंद क्षेत्र में प्रवाहित होगी। कोडार नदी और घुनघुट्टी नदी इसकी सहायक नदी है। कोडार नदी में परियोजना क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। अब अगली नदी है जोंक नदी। छठी नदी है जोंक नदी। ठीक, जोंक नदी, जोंक जो पानी में रहता है ना, वही वाला जोंक, जोंक नदी अगली नदी। ठीक, तो इसका उद्गम हुआ है ओडिशा क्षेत्र से। ठीक, ओडिशा क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। सोनबेरा का पठार। ठीक, सोनबेरा का पठार। देखो, जब हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, तो वहां पर मैंने बताया था सोनबेरा के पठार के बारे में। ठीक, तो सोनबेरा का पठार जो है, इसका जो अधिकांश भाग है ये ओडिशा क्षेत्र में है, सोनबेरा का पठार। लेकिन उसका कुछ भाग जो है महासमुंद और गरियाबंद क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, जो अपना सोनबेरा का पठार है। ठीक,
तो ये जो जोंक नदी है, ये सोनबेरा का पठार जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में है ना, वहां से ये निकलती है, सोनबेरा के पठार से, और उसके बाद फिर ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है जोंक नदी। ठीक, तो ये जो है काफी लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे 210 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है, इस नदी की लंबाई 210 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो महासमुंद यहां हम लोग बना लेते हैं। ठीक, उड़ीसा ये है उड़ीसा, ठीक है ना, ये सोनबेरा का पठार। तो ऐसे ये नदी निकलेगी, महासमुंद जिले में प्रवाहित होगी और उसके बाद जाएगी ये कहां, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। ठीक, तो 3 जिलों में प्रवाहित होगी, महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, जोंक नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका उद्गम स्थल सोनबेरा का पठार। परियोजना यहां पर एक देखने को मिलता है जोंक वेपवर्तन के नाम से। जोंक वेपवर्तन या फिर जोंक परियोजना इसको बोला जाएगा, महासमुंद जिले में है ये जोंक वेपवर्तन या जोंक परियोजना। क्या बोला मैंने, जोंक वेपवर्तन, वेपवर्तन। ठीक, जोंक वेपवर्तन बोला जाता है, वैसे इसका जो जोंक परियोजना भी बोला जाएगा और जोंक वेपवर्तन भी। कहां पर है, तो ये अपने महासमुंद जिले में जोंक वेपवर्तन। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके विसर्जन की, मतलब कहां पर ये महानदी से मिलती है जोंक नदी। सोनबेरा के पठार से निकली उड़ीसा क्षेत्र से, ठीक, उस वक्त महासमुंद, फिर बलौदाबाजार में प्रवाहित होगी, उसके बाद ये जाएगी जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा में जाकर के ये समाहित हो जाएगी अपना महानदी से। कहां पर, तो जांजगीर चांपा में एक स्थल है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण, देखो जिस नदी का उद्गम क्या बोलते हैं, जिस नदी का विसर्जन स्थल मैं बता रहा हूं ना कि किस स्थान पर ये महानदी से मिलती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो जोंक नदी जो है सिवरी नारायण में महानदी से मिलती है। सिवरी नारायण कहां पर है, जांजगीर चांपा जिले में। अब अगला मजेदार चीज ध्यान रखना कि इधर से एक और नदी आएगी जो है शिवनाथ नदी। ठीक, शिवनाथ नदी, और वो भी जो है सिवरी नारायण में ही महानदी से मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम बन रहा है, एक ही स्थान पर 3 नदियों का संगम हो रहा है। तो जिस भी स्थान पर 3 नदियों का संगम होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम। तो जोंक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी का संगम कहां हो रहा है, सिवरी नारायण क्षेत्र में। ठीक, सिवरी नारायण में, सिवरी नारायण जो कि एक धार्मिक स्थल है ना। ठीक, तो ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। अच्छा ठीक, चलो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और परियोजना है, जोंक बेलार परियोजना। ये अपना बलौदाबाजार जिले में। ठीक, जोंक बेलार परियोजना, जोंक बेलार परियोजना, ये कहां पर है, तो बलौदाबाजार जिले में जोंक बेलार परियोजना। ठीक, अगली नदी मैं इसको क्लीन कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक, अगली नदी है लात नदी। लात नदी जिसका उद्गम हुआ है रदन की पहाड़ी से। 7वां लात नदी, इसका उद्गम हुआ है रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी, पहाड़ी आप लोग लगा लेंगे, रदन की पहाड़ी। इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस आपको उद्गम स्थल ध्यान रखना है कि रदन की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और महासमुंद, बलौदाबाजार और शक्ति जिले में ये प्रवाहित होती है। बस इतनी ही बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका संगम। ठीक, तो यहां हम लोग बना लेते हैं ये महासमुंद जिला। ठीक, तो यहां से नदी निकली है ऐसे और यहां पर जाएगी। ठीक, ऐसे कौन सी नदी, लात नदी। ये है अपनी रदन की पहाड़ी। ठीक, और इसका जो संगम स्थल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है चंद्रपुर में।
चंद्रपुर कहां पर है? तो शक्ति जिले में चंद्रपुर। चंद्रपुर जहां पर मां चंद्रहासिनी का मंदिर है ना। अब यहां ध्यान रखना कि चंद्रपुर में महानदी और लात नदी का तो संगम हो रहा है, लेकिन यहां पर एक और नदी आती है उत्तर की ओर से, मांड नदी। ठीक, मांड नदी। तो यहां पर एक संगम बन रहा है। ठीक, क्या नाम इस संगम का? तो चंद्रपुर, जहां पर 3 नदियों का संगम हो रहा है, महानदी, मांड और लात नदी। तो ये भी क्या है? एक त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम को भी हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। ठीक, या त्रिकोण बना लीजिए सबसे अच्छा त्रिवेणी संगम में। तो यहां हम लोगों ने देखा महानदी पर 3 त्रिवेणी संगम। एक तो राजिम, जहां पर महानदी, सोंडूर और पैरी का संगम हो रहा है। एक शिवरी नारायण, जहां पर महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का संगम हो रहा है। तीसरी चंद्रपुर, ठीक, शक्ति जिले में, जहां पर महानदी, मांड और लात नदी का संगम हो रहा है। ठीक, तो ये था लात नदी। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली नदी सुरंगी नदी। सुरंगी नदी, सुरंगी, सुरंगी नदी। ये जो नदी है, जो एक और नया जिला बना है ना शक्ति जिले के बगल में ही, सारंगढ़ जिला, तो सारंगढ़ से निकलती है ये नदी। छोटी सी नदी है और ये नदी जो है ना सीधे महानदी में न मिल करके उड़ीसा क्षेत्र की एक नदी है जिसका नाम है ओंग नदी। ठीक, ओंग नदी उड़ीसा की एक नदी है, ओंग नदी। ये उड़ीसा क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। लेकिन उद्गम कहां से हो रहा है? छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ क्षेत्र से। ठीक, तो सारंगढ़ क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है ना। और महानदी की ही मतलब सहायक नदी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल रही है। सुरंगी नदी निकली सारंगढ़ से, वो उड़ीसा क्षेत्र में चल दी और वहां पर ओंग नदी में मिल जाएगी और ओंग नदी के माध्यम से फिर बाद में वो जो है महानदी से मिलेगी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। उसके बाद अगली नदी है बलमदेही नदी। बलमदेही नदी, बलमदेही नदी, ये भी जो है महानदी की ही एक सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। बलमदेही नदी ये जो है बलौदा बाजार क्षेत्र से प्रवाहित होती है, वहां से निकलती है बलमदेही नदी। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली या फिर आखिरी, इसको बोल सकते हैं तेल नदी। इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूं थोड़ा सा। इसकी अगली नदी तेल नदी। ठीक, अच्छा, यहां पर हम लोग बना लेते हैं ओंग नदी, यहां पर सारंगढ़ मान लेते हैं ऐसे, और इधर से आ जाएगी ऐसे। अच्छा, ये सुरंगी नदी, ये ओंग नदी। ठीक, उसके बाद बलमदेही नदी यहीं कहीं बना लेते हैं, बलौदा बाजार में छोटा सा। ठीक, ऐसे ये डायरेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है पता नहीं, इसको फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं बलमदेही नदी को। ठीक, बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे बलमदेही नदी भी जो है महानदी की एक सहायक नदी है। आते हैं तेल नदी पर। तेल नदी जिसका उद्गम हुआ है गरियाबंद के देवभोग तहसील से, देवभोग क्षेत्र से। ठीक, गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र, वहां से तेल नदी का उद्गम हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग डाउट कर रहे होंगे कि भाई गरियाबंद कहाँ पीछे छूट गया, हम लोग तो इधर सारंगढ़ रायगढ़ पहुंच गए, तो गरियाबंद कहां से आ गया? तो देखिएगा जो तेल नदी है ये जो है देवभोग क्षेत्र से प्रवाहित तो होती है, जो गरियाबंद का जो देवभोग क्षेत्र है ना वहां से प्रवाहित तो होती है, लेकिन आगे चल करके ये जो है उड़ीसा क्षेत्र में चली जाती है। ठीक, और महानदी से ये मिलती है। तो तेल नदी गरियाबंद क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद वो उड़ीसा क्षेत्र में चली जाती है और उड़ीसा क्षेत्र में प्रवाहित होती है और उड़ीसा के सुवर्णपुर नामक स्थान पर, उड़ीसा में एक जगह है सुवर्णपुर, वहां पर ये महानदी से जाकर के मिल जाती है। ठीक, इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। ठीक, 296 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में काफी कम एरिया में ये प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत कम एरिया में ये प्रवाहित होती है,
जो गरियाबंद देवभोग वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं पर ये प्रवाहित होती है, गरियाबंद का देवभोग वाला क्षेत्र में। ठीक, और सुवर्णपुर स्थान याद रखेंगे, महानदी से मिलती है सुवर्णपुर नामक स्थान पर। तो तेल नदी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने महानदी की दक्षिण की सहायक नदियों को विस्तार पूर्वक देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे महानदी की उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि उत्तर की ओर से शिवनाथ नदी, बोरई नदी, उसके बाद हसदेव नदी, ईब नदी, मांड नदी, ये सब जो है उत्तर की ओर से महानदी में मिलती है। तो अब हम लोग इनको देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहली नदी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस नदी को हम लोग अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो आएगा शिवनाथ नदी के ऊपर। ठीक, तो शिवनाथ नदी, ठीक, तो शिवनाथ नदी के संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, इसका जो लंबाई होता है वो होता है 290 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल। तो ध्यान रखेंगे ये जो है इसका उद्गम स्थल हमको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। ठीक, महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली जिले में इसका उद्गम स्थल है। गांव का नाम ध्यान रखना, गोडरी गांव। ठीक, गोडरी गांव से इसका उद्गम हुआ है। तो हम लोग बना लेते हैं इस तरफ कहीं ऐसे। ठीक, यहां महाराष्ट्र का ये गोडरी गांव, और यहां से जो है ये निकल रही है शिवनाथ नदी। ठीक, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोडरी गांव से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी जो कि महानदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि जो शिवनाथ है, नक्शे में तो मैं थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट ये इधर उधर घूमेगी। ठीक, तो जो शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बोला जाएगा तो महानदी, क्योंकि महानदी में बहुत सारी नदियां आकर के मिल रही है ना। ठीक, लेकिन महानदी की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में वो कितनी हो जाएगी? तो 286 किलोमीटर। ठीक, अगर इसके हम विसर्जन स्थल की बात करें कि जो शिवनाथ नदी है वो किस स्थान पर महानदी से मिलती है, तो मैंने बताया ये वाला जो पॉइंट है, शिवनाथ यहां पर मिल रही है ना, नीचे से कौन सी नदी आ रही है? जोंक नदी। ठीक, तो जोंक नदी और शिवनाथ नदी महानदी से मिलते हैं शिवरी नारायण में। ठीक, जहां त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक, तो ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के विषय में। सहायक नदियों का मैं केवल नाम बताऊंगा, अगले वाले वीडियो में जो है इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसकी सहायक नदियां हैं सुरही, मैं लिख देता हूं, सुरही नदी। ठीक, आभनेर, सुरही, आभनेर, उसके बाद हाफ नदी, उसके बाद हाफ नदी, फिर मनियारी नदी, मनियारी, उसके बाद अरपा नदी, फिर लीलागर नदी। ठीक, तो ये जो नदियां हैं शिवनाथ की उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक, इसके बाद इसकी दक्षिण की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो होगा खरखरा, ये दक्षिण की ओर से आकर के मिलेगी। खरखरा, खरखरा, तांदुला, खारुन, जमुनिया, चौथी नदी जमुनिया। ठीक, तो नीचे से 4 नदी, खरखरा, तांदुला, खारुन और अपना क्या कहते हैं जमुनिया। ठीक, तो ये 4 नदियां नीचे से हम लोग थोड़ा सा नक्शे में बना लेते हैं। तो यहां पर हम लोग सुरही नदी बना लेते हैं। ठीक, सुरही नदी, यहां पर आभनेर नदी। आभनेर नदी की 2 सहायक नदियां हैं मुस्का और पिपरिया। ठीक, ये भी त्रिवेणी संगम बनाते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि वह कौन सा स्थल है जहां पर आभनेर नदी से मुस्का और पिपरिया नदी आकर के मिलेंगे। उसके बाद हाफ नदी, ये नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, ध्यान रखना। मनियारी नदी, ठीक, उसके बाद अरपा नदी, ऐसे फिर ऐसे लीलागर नदी।
ठीक। उसके बाद बात करें खरखरा नदी की, तो खरखरा नदी ऐसे कुछ आएगी, फिर तांदुला नदी को ऐसे मिला लेते हैं, खारून नदी को कुछ ऐसे मिला लेते हैं, जमुनिया को कुछ ऐसे मिला लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों को अगले वाले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि इन नदियों में भी काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन इस वाले वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी हम लोग महानदी की ही सहायक नदियों को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये सभी नदियां भी जो है एक तरह से देखा जाए तो महानदी की ही सहायक नदियां हैं, क्योंकि वो जो है शिवनाथ नदी के साथ मिल करके महानदी में जाके मिलती है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये शिवनाथ नदी के विषय में फिलहाल इतना ही। हम लोग अगले वाले वीडियो लेक्चर में जो है शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों को डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं महानदी की अगली सहायक नदी, वो है हसदेव नदी। हसदेव या इसी को हसदो भी कहा जाता है, ठीक। हसदेव नदी, हसदेव नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, और छत्तीसगढ़ की अन्य महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 176 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ियों से, ठीक। देवगढ़ की पहाड़ियों से, पहाड़ी लगा लेना, देवगढ़ की पहाड़ियों से, जो कि सोनहत के पठार में है, ठीक। सोनहत के पठार में स्थित है देवगढ़ की पहाड़ी। अब जिला कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ जिला, दो जिलों को ध्यान में रखना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला जिला और कोरिया वाला जिला, ठीक। तो बुक्स में फिलहाल दोनों को दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। हसदो नदी, तो यहां कहीं हम लोग बना लेते हैं हसदो नदी, ठीक। ऊपर में देवगढ़ की पहाड़ी, हालांकि ये काफी लंबी है, ध्यान रखना, बट अपना जो बोर्ड है वो छोटा पड़ गया, ठीक। तो हसदेव नदी 176 किलोमीटर लंबी देवगढ़ की पहाड़ी सोनहत के पास पठार से निकलती है। इसका विसर्जन कहां होता है, मतलब किस स्थान पर यह महानदी से मिल रही है, तो यह है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण के निकट में एक स्थान है जिसको बोला जाता है केरा, इसी को बोला जाएगा सीलादेही, ठीक। केरा या सीलादेही, जो कहां पर होगा भाई, शिवरी नारायण के थोड़ा सा आगे में, शिवरी नारायण के निकट में। जिला कौन सा पड़ेगा आप आराम से बता सकते हैं, तो जिला पड़ेगा ये अपना जांजगीर चांपा, ठीक। जांजगीर चांपा जिला। इसको एक और नाम से जाना जाता है महुआ डीह, तीनों नाम ध्यान रखेंगे, महुआ डीह, केरा, महुआ डीह, सीलादेही। यहां पर जो है हसदेव नदी का संगम महानदी के साथ होता है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्राचीन नामों के विषय में। इसके कुछ प्राचीन नाम देखने को मिलता है, हसदेव नदी का कुछ प्राचीन नाम जो कुछ पुराणों में जिक्र मिलता है, जैसे कि वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण में इसका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, तो एक नाम मिलता है महानद, महानद, ठीक। महानद सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहां पर जानकारी मिलती है महानद के नाम से, तो पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्राह्मण पुराण, वहां पर जो है इस नदी का नाम महानद के रूप में किया गया है, ठीक। महानद ध्यान रखना है, और जो मैंने ब्राह्मण बताया उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगली नदी, अगला नाम, तो हस्ती सोमा, हस्ती सोमा, हस्ती सोमा, या इसी को हस्तु सोमा भी बोला जाता है। कहां पर इसका जिक्र मिला है, तो एक पुराण है पद्म पुराण, उसमें यह जिक्र मिलता है। इसके अलावा महाभारत में भी इस टाइप का जिक्र मिलता है, ठीक। इसके बाद एक और नाम मिलता है हर्षदेव, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, हर्षदेव। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो भाई कहां कहां से ये प्रवाहित होता है, तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला पकड़ लीजिए, फिर कोरिया जिला पकड़ लीजिए, फिर कोरबा जिला पकड़ना है, और उसके बाद जांजगीर चांपा जिला। तो 4 जिलों में ये जो नदी है ये प्रवाहित होती है, ठीक। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, एमसीबी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, उसके बाद कोरिया जिला, उसके बाद कोरबा जिला, उसके बाद जांजगीर चांपा जिला में ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक। 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, ठीक। तो सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां ध्यान रखना, एक है गेज, तान, झींग,
अटपटे से नाम है, याद रखना पड़ेगा। उतेंग, ठीक, उतेंग। उसके बाद हंसिया, हंसिया, ठीक, हंसिया के बाद केवई, एक नदी है अहिरन, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक, अहिरन। कोई नदी छूटा क्या, देख लेते हैं, ठीक। तो आपका गेज नदी हो गया, ठीक, तान हो गया, झींग हो गया, उतेंग हो गया, हंसिया, केवई और अपना जो अहिरन। एक नदी छूट रहा था, चोरनई, चोरनई नदी, ठीक। तो ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो हसदेव नदी की सहायक नदियां 176 किलोमीटर लंबी है ना, काफी लंबी है, तो सहायक नदियां भी ज्यादा होंगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, नदियों को ध्यान रखना। गेज जो है ना सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। गेज नदी जो है ये हसदेव नदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है। वहीं अहिरन की बात करें, अहिरन नदी, तो जो कटघोरा है ना, कटघोरा नगर, वो अहिरन नदी के तट पर स्थित है। अहिरन नदी के तट पर स्थित है कटघोरा, ध्यान रखेंगे। अहिरन नदी के तट पर कटघोरा नगर बसा हुआ है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरबा नगर की, तो कोरबा नगर भी जो है हसदेव नदी के तट पर, यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके में कटघोरा कर देंगे, ठीक, कटघोरा, ठीक है, ये कटघोरा, ये अलग हो जाएगा। अब हसदेव नदी के तट की बात करें, तो हसदेव नदी के तट में कौन कौन सा नगर है, तो ये आपका आ जाएगा कोरबा। कोरबा नगर जो है हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखना कि कोरबा नगर में ही, जो कोरबा के निकट ही अहिरन नदी, ये हसदेव नदी से आकर के मिलती है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कोरबा में किन नदियों का संगम होता है, या अहिरन नदी और हसदेव नदी का संगम कहां होता है, तो ध्यान रखेंगे कोरबा में हसदेव और अहिरन नदी का संगम होता है। इस वक्त चांपा, चांपा ध्यान रखना भाई, पीथमपुर ध्यान रखना, पीथमपुर, ठीक, ये सब कहां पर है, हसदेव नदी के तट पर। चांपा और पीथमपुर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, चांपा और क्या कहते हैं पीथमपुर, ये जांजगीर चांपा जिले में। इसके बाद एक और जिला है मनेंद्रगढ़ जिला, ठीक, मनेंद्रगढ़ जिला, जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बोल रहे हैं ना, एमसीबी, तो वो भी जो है इसी के निकट में बसा हुआ है, ठीक। अब हम जलप्रपातों की बात करते हैं। देखिए ध्यान रखना कि जो महानदी अपवाह तंत्र है, वहां पर हमको थोड़ा सा जलप्रपात जो है कम देखने को मिलेगा। अधिकतर किस एरिया में देखने को मिलेगा, तो सरगुजा क्षेत्र में। जो हसदेव नदी में मैं जो जलप्रपात बताऊंगा ना, वो सब जो है एमसीबी जिले में है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है, कोरिया वोरिया तरफ, उस तरफ, क्योंकि पहाड़ी जिला है ना। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश, तो पूरा का पूरा जो सरगुजा संभाग है वो पर्वत पठारों वाला क्षेत्र है, ठीक। और जलप्रपात वैसे स्थान पर बनते हैं, ठीक, जहां पर पर्वत पठार हो, पर्वतों से कोई नदी निकलेगी तो भाई वो नीचे गिरेगी तो फिर वो जलप्रपात का रूप धारण कर लेगी ना, ठीक। ऐसे कोई होता तो है नहीं कि भाई किसी ने बना दिया हो। जैसे अगर हम बात करें हमारे बस्तर के चित्रकूट की, हम लोग बचपन में सोचते थे कि इसको कैसे बनाया गया होगा, ठीक। अब बाल मन था भाई, दिमाग में कुछ भी आ जाता था कि कैसे खोदे होंगे, पानी को कैसे इधर लाए होंगे, डाइवर्ट कैसे किए होंगे, कैसे इसको बनाया गया होगा, कितने आदमी लगे होंगे, कितना समय लगा होगा, कितना खर्चा लगा होगा। इस टाइप से उटपटांग से जो चीजें हैं वो दिमाग में आया करती थी, और हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी पूछा करते थे ऐसे। तो इस टाइप का चीज होता है, ठीक। तो जो जलप्रपात है वो आपको यहां सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा, वो हमको उत्तर में देखने को मिलेगा और दक्षिण में देखने को मिलेगा। जब हम गोदावरी अपवाह तंत्र देखेंगे ना, तो वहां बहुत से जलप्रपात देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा अभी हम जैसे सरगुजा वाला एक नदी हम लोगों ने देखा, तो यहां मैं 2-3 जलप्रपात आपको बताऊंगा। इस तरफ कहीं एक जलप्रपात हमने शायद पढ़ा था, आप लोग मुझे बताइएगा, पीछे मैंने बताया था। इस तरफ कुछ छोटे मोटे जलप्रपात देखने को मिलेंगे, ठीक, क्योंकि ये तो है मैदानी इलाका। तो इस चीज को समझिएगा, जलप्रपात जब हम पढ़ेंगे तो आप देखना उत्तर दक्षिण यहां पर सबसे ज्यादा जलप्रपात देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र में, थोड़ा सा पूर्वी छत्तीसगढ़ में, ठीक, बीच वाले भाग में जलप्रपात देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां जलप्रपात की बात करते हैं तो सबसे पहला जलप्रपात जो बहुत ज्यादा फेमस है, अमृतधारा जलप्रपात, ठीक, अमृतधारा जलप्रपात काफी फेमस है। जैसे हमारे बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल फेमस है ना, चित्रकूट तो भाई पूरी दुनिया में फेमस है ना, ठीक। तो अमृतधारा जलप्रपात भी वैसे ही फेमस है, ठीक। उस पर दूसरा है गावर घाट। वैसे अगर हम बोलें तो चित्रकूट से थोड़ा सा कम ही हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चित्रकूट को भारत का न्यागरा कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध है ना, ठीक।
वैसे ये भी कुछ कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी प्रसिद्धि कम है, बट थोड़ा चित्रकूट का ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, गावर घाट जलप्रपात अगला, उसके बाद अकुरी नाला जलप्रपात। वैसे हम लोग जलप्रपात को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी जलप्रपात है सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, कौन सा जलप्रपात किस जिले में है, किस नदी में बनता है, अगर उससे संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण चीज है तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे जलप्रपात वाले सेक्शन में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं परियोजना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, परियोजना की बात करें तो यहां पर हमको परियोजना देखने को मिलेगा। तो परियोजना हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, तो बना लेते हैं परियोजना। तो ये है परियोजना, बहुत बड़ा बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, आप लोग बना लीजिएगा अपने नोटबुक में बड़ा सा। ठीक, इस तरह का मानचित्र आपको अपने नोटबुक में बनाना होगा, तब आप जो है नदियों को आराम से समझ पाएंगे। तो जल परियोजना की बात करें तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना। ठीक, इसी को कहा जाता है मिनी माता परियोजना। ठीक, मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात जिसके एक से अनेक उद्देश्य हों। ठीक, तो ये कहां पर स्थित है भाई? तो कोरबा जिले में। ठीक, कोरबा जिले में ध्यान रखना। ठीक, कोरबा जिले में स्थित है, और कोरबा जिले में भी माचा डोली करके एक जगह है। ठीक, माचा डोली, और गांव का नाम क्या है? तो बांगो गांव, बांगो, इसी से इसका जो नाम पड़ा है ना, हसदेव बांगो परियोजना। हसदेव बांगो परियोजना, गांव का नाम बांगो है, एरिया का नाम माचा डोली। ठीक, कब ये अस्तित्व में आया था, कब बना था? तो ये बना था 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी मिनी माता परियोजना की। ठीक, ध्यान रखेंगे, मिनी माता परियोजना। अब इसमें मिनी माता परियोजना में एक और खास बात है। मिनी माता परियोजना या फिर हसदेव बांगो परियोजना कह लीजिए, यहां पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में और किस नदी में जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। मैंने अभी लेक्चर में पीछे बताया भी था। ठीक, तो जल विद्युत की अगर हम बात करें तो 1994-95 में यहां पर जो है जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। कितनी इकाइयां लगाई गई? तो 3 इकाइयां लगाई गई टोटल, और एक एक इकाई जो है 40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। ठीक, तो 3 इकाइयां यहां पर स्थापित की गई, और प्रत्येक इकाई जो है 40 मेगावाट, प्रत्येक इकाई जो है 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। तो टोटल यहां पर जल विद्युत उत्पादन का क्या हो जाएगा? 120 मेगावाट। ठीक, 120 मेगावाट जल विद्युत यहां पर जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक, हम लोग देखेंगे, जल विद्युत भी देखेंगे, विद्युत भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, कि हमारा छत्तीसगढ़ पावर हब बोला जाता है ना, बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है हमारा छत्तीसगढ़। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ कब जीरो पावर कट स्टेट बना। जीरो पावर कट से मतलब यह है कि आप जाएंगे अगर उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में, तो वहां पर जो है ना बिजली की कटौती की जाती है। जो बिजली विभाग है वही जो है बिजली की कटौती करता है। अभी तो मेरे ख्याल से कम हो गया होगा, लेकिन कुछ साल पहले तक काफी ज्यादा होता था। दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसे टाइम निर्धारित होता था। उस समय जो है बिजली काट दी जाती थी। ठीक, ये जो चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में भी होती थी, लेकिन बहुत कम होती थी। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो कभी कभी जो है ना 1 घंटे 2 घंटे के लिए कटौती होती थी, लेकिन वो मतलब रेयर था, उतना ज्यादा नहीं होता था। मेरे जगदलपुर में तो उतना नहीं होता था, बाकी आपके दूसरे सिटीज का नहीं पता। मैं जगदलपुर में रहता हूं तो यहां उतना हमने नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जो है कटौती होती थी। आप लोग डेट बताइएगा कि कब छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट वाला स्टेट बना। ठीक, मतलब यहां पर अब जो है ना पावर कट नहीं किया जाता है, क्योंकि बिजली के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। आस पड़ोस के राज्यों को भी हम लोग बिजली सप्लाई करते हैं। ये अलग बात है कि बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसी गांव क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची होगी, लेकिन ऐसा किस्सा मेरे ख्याल से रेयर ही होगा। हमारे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र कुछ हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ नक्सलवादी गतिविधियां भी संचालित है ना भाई, तो वो भी थोड़ा सा अड़ंगा डालते हैं, तो बिजली पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक, बाकी हर जगह पर बिजली आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और कि जो हसदेव बांगो परियोजना है ना, यहां से कोरबा नगर निगम को पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक, कोरबा नगर निगम, उसको जो पानी की जो सप्लाई है वो इसी हसदेव बांगो परियोजना से होती है। इस बात दूसरा चीज याद रखना कि कोरबा में ही
बाल्को भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहां पर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है ना, फैक्ट्री है, कारखाना है, बड़ा सा संयंत्र जिसको हम बोलेंगे, ठीक, प्लांट अंग्रेजी में, ठीक। तो बाल्को भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां भी पानी की सप्लाई जो है हसदेव बांगो परियोजना से ही की जाती है, ठीक। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी जो है कोरबा में स्थापित है। एनटीपीसी का काम क्या है? बिजली उत्पादन करना, ठीक, बिजली उत्पादन करना। तो इसको भी पानी की सप्लाई जो है यहीं से की जाती है। ध्यान रखना, ये सारा चीज मैं जो भी चीज बताता हूं भाई, सबके सब क्वेश्चन है, सबके सब कभी किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद अगला चीज याद रखना कि जो हसदेव नदी घाटी है, हम लोग जब छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये वाला जो पूरा एरिया है गोंडवाना शैल तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। गोंडवाना शैल तंत्र वहां है, तो वहां हमको देखने को मिलता है कोयला। तो जो हसदेव नदी घाटी है, इस बार मैं मांड नदी भी बताऊंगा, तो हसदेव नदी घाटी, मांड नदी घाटी, ये सब जो है कोयले के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसके नीचे कोयला भरपूर है, ठीक, ध्यान रखना। तो हसदेव नदी के संदर्भ में बस इतनी ही बातें ध्यान रखना, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगली नदी, बोर्रई नदी। बोर्रई नदी यही लिख देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताना है बोर्रई नदी के बारे में। बोरई नदी, बोरई नदी का उद्गम हुआ है कोरबा के पठार से। कोरबा का जो पठारी इलाका है ना, वहां से बोरई नदी का उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन है, मतलब कि ये महानदी से मिलती है शक्ति जिले में। शक्ति जिले का जो जिला मुख्यालय ना, उससे थोड़ी सी इसी तरफ, मतलब कुछ ही दूरी पर जो बोरई नदी है वो जाकर के महानदी में मिलेगी। तो बोरई नदी के बारे में बस इतना ही ध्यान में रखना, ठीक। ज्यादा कुछ इसके संदर्भ में जानकारी भी नहीं मिलती है और उतना कुछ पूछा भी नहीं जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं अगली नदी। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि नोट्स बनाना चाहिए। देखिए, नोट्स जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे नहीं भाई मैं तो कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा, नरसों बना लूंगा, ऐसे ही करते करते जो है ना आपका नोट्स कभी नहीं बनेगा। और आपको नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? तो भाई आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप उसको पूरा एक तरह से ना खुद क्रिएट करते हैं ना, एक तरह से। सबसे पहले तो भाई आप लेक्चर सुने, ठीक। लेक्चर सुनने के बाद आप एक बार फिर से उसको रिवीजन करेंगे। अब उसके बाद जब आप उसको नोट्स बनाएंगे तो फिर से आप सब चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया ना, तो वो चीज जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग में छप जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि आप खुद से नोट्स क्रिएट करें, खुद से नोट्स बनाएं, किसी दूसरे का नोट्स न मांगे। जैसे मान लो आपके किसी फ्रेंड ने नोट्स बनाया है, आपने देखा भाई बड़ा अच्छा बनाया, मुझे भी दे, मैं फोटोकॉपी करवा लूंगा। आजकल तो स्कैन करने का जमाना आ गया है ना, ऐप्स आ गए, स्कैन कर लेता हूं, बाद में मैं लिख लूंगा या फोटोकॉपी करवा लूंगा। लेकिन वो कभी आप फोटोकॉपी नहीं करवाओगे और ना ही कभी आप उसको नोट्स बनाओगे, वो हमेशा वही पढ़ा रहेगा, चलो देखेंगे ना, कल देखेंगे, ऐसे। लेकिन आप अगर नोट्स बनाते हैं ना तुरंत, तो नोट्स बनाने के टाइम पे ही ना 50 से 60% यहां आपके छप जाएगा। फिर आप उसी नोट्स को जब रिवीजन करेंगे ना, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो भी आपको पीडीएफ वगैरह देने की बात करता है ना भाई, तो वो आपको कमजोर कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छी बात है अगर कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वही है कि आपको नोट्स खुद से बनाना होगा, ठीक। नोट्स बनाएंगे तो चीजें आपको अच्छे से याद होगी। अगली नदी हम लोग देखते हैं मांड नदी। मांड नदी, मांड नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हुआ है मैनपाट की पहाड़ी से। भाई मैनपाट कहां है बताने की आवश्यकता नहीं है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है ना, कोरबा जिले में है मैनपाट। तिब्बतियों का शरण स्थल इसको बोला जाता है। आजकल तो लोग यहाँ के मोमोज की बड़ी तारीफ करते हैं, ठीक, क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया है और जो मोमोज है वो लगभग तिब्बत से ही आया हुआ है, ठीक। तो मैनपाट से मांड नदी का उद्गम हुआ है, मतलब कि कोरबा सरगुजा जिला, मैं शायद कोरबा बोला ना, माफी चाहूंगा, सरगुजा जिला मैं लिख लेता हूं भाई, मैं शायद कोरबा बोल दिया मेरे ख्याल से, सरगुजा, ठीक, सरगुजा जिला उद्गम स्थल। अब बात करते हैं इसके, अच्छा यहां पर बोरई नदी बना लेते हैं क्या, ये बोरई नदी, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं मांड नदी। ये मांड नदी यहां से निकली, ये कौन सा जगह है, मैनपाट। अब विसर्जन की बात करें तो मांड नदी जो है सरगुजा में प्रवाहित होगी, प्रवाह क्षेत्र भी मैं बता देता हूं, सरगुजा क्षेत्र में प्रवाहित होगी, उसके बाद रायगढ़ क्षेत्र में, उसके बाद ये शक्ति जिले में एंटर करेगी और अपना जो चंद्रपुर है ना, ये चंद्रपुर, ठीक, यहां पर ये जो है महानदी से मिलेगी और यहीं पर महानदी से एक और नदी आकर के मिलती है, कौन सी नदी, लात नदी, ठीक, लात नदी। ध्यान रखेंगे, लात नदी, महानदी और मांड नदी, इन तीनों का संगम कहां हो रहा है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर में माता चंद्रहासिनी का मंदिर भी है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं मांड नदी के संदर्भ में और क्या क्या चीजें आपको बतानी है। अच्छा, इसका प्राचीन नाम मिलता है मंदवाहिनी, इसका प्राचीन नाम मंदवाहिनी, मंदवाहिनी, या इसी को बोलते हैं मदंग, ठीक। स्रोत क्या है, तो पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, ठीक। तो इनसे पता चलता है कि इस नदी को उस जमाने में मंदवाहिनी या मदंग के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो पुराणों में इसका स्रोत है, ठीक। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 155 किलोमीटर, ठीक, 155 किलोमीटर। जलप्रपात यहां हमको देखने को मिलेगा सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा, ठीक, कहां पर है, तो सरगुजा जिले में है सरभंजा जलप्रपात। ध्यान रखना, जलप्रपात बीच बीच में मैं बताऊंगा, अधिकतर जलप्रपात हम लोगों ने भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखा है ना, महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत। तो सरभंजा जलप्रपात ये कहां पर है, सरगुजा में है, मैनपाट क्षेत्र में, ठीक। इसके सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों की बात करें तो 2-3 सहायक नदियां देखने को मिलेगा। कुरकुट, पहला तो कुरकुट, उसके बाद कोइराज, उसके बाद चिंदई, ये 3 सहायक नदियां याद रखेंगे, ठीक, कुरकुट, कोइराज और चिंदई। उसके बाद मांड नदी घाटी जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, हसदेव नदी की तरह, ठीक। तो मांड नदी के संदर्भ में बस इतनी ही बातें ध्यान रखना। अब देखते हैं अगली नदी जो है केलो नदी। केलो नदी, अब हम बात करते हैं केलो नदी की। अरे, केलो नदी की बात करें तो केलो नदी का उद्गम हुआ है, ये रायगढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो लुढ़ेंग पहाड़ी, ठीक, कहां पर है लुढ़ेंग पहाड़ी, तो लैलूंगा तहसील, याद रखना, लैलूंगा तहसील कहां पर है, लैलूंगा, तो भाई रायगढ़ जिले में है लैलूंगा तहसील, ठीक। तो लुढ़ेंग पहाड़ी जो लैलूंगा तहसील में, वहां से जो है केलो नदी का उद्गम होता है और केलो नदी के तट पर हमको रायगढ़ नगर देखने को मिलेगा, ठीक। जो रायगढ़ नगर है वो कहां बसा हुआ है, केलो नदी के तट पर। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जो केलो नदी का जो महानदी से संगम है वो छत्तीसगढ़ में नहीं बनता। यहां हम लोग केलो बना लेते हैं, भाई ऐसे ऐसे आएगा और इधर छत्तीसगढ़ के बाहर, वहां पर जो है ये महानदी से मिलेगी, ठीक, छत्तीसगढ़ के बाहर। हम लोगों ने देखा कुछ नदियां जो छत्तीसगढ़ के बाहर से निकल रही है, जैसे हमने सोंढूर नदी को देखा जो कि यहां नवरंगपुर कहीं से निकल रही है ना, नवरंगपुर की पहाड़ियों से, और यहां आ रही है, ठीक, छत्तीसगढ़ में महानदी से मिल रही है, ठीक। वैसे ही कुछ नदियां हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में निकलती है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, लेकिन महानदी से उसका संगम जो है छत्तीसगढ़ के बाहर होता है, ठीक। तो केलो उनमें से एक नदी है, ध्यान रखें कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसमें एक परियोजना है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक। परियोजनाओं को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, परियोजनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो, ठीक। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह परियोजना केलो नदी में स्थापित है, ठीक। इसकी सहायक नदी मैं आपको बता देता हूं, तो इसकी सहायक नदी है, 2 नदियों का नाम ध्यान रखना, कोलडेगा,
व राजर, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ईब नदी की। ईब नदी, ठीक, ईब नदी ये आखिरी नदी है महानदी की उत्तरी सहायक नदियों में। ठीक, ईब नदी तो इसका उद्गम हुआ है रानी झूला, रानी झूला नामक स्थल से। ये कहां पर है? तो भाई पंडरा पाट खुर्जा पठार में। ठीक, खुर्जा ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर है खुर्जा? तो ये है पंडरा पाट। ठीक, पंडरा पाट। ठीक, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट में है। और पंडरा पाट कहां पर है? तो जसपुर जिले में। ठीक, ये पहाड़ी है, खुर्जा पहाड़ी, और पंडरा पाट पठार है। नहीं, ध्यान रखेंगे, पंडरा पाट पठार। ठीक, तो ईब नदी उद्गम स्थल कहां है? तो जसपुर जिले के पंडरा पाट पठार के खुर्जा पहाड़ी क्षेत्र के रानी झूला नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है, जसपुर जिले में। ठीक, इसके बाद ये जो नदी है ना आगे चल करके छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, और इसका भी जो संगम है महानदी के साथ वो बनता है उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा का जो संबलपुर क्षेत्र है ना वहां पर ये महानदी से मिलती है। तो ऐसे कुछ बना लेते हैं, ऐसे। ठीक, ये संबलपुर एरिया पहले मिला देते हैं। ठीक, वो तेल नदी है नीचे। तो उड़ीसा के संबलपुर में ईब नदी का महानदी के साथ संगम होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला चीज हम देखते हैं सहायक नदी। सहायक नदी, तो सहायक नदियां हैं मैनी, सीरी नदी, मैनी नदी, सीरी नदी, डोरकी नदी, डोरकी नदी, मैनी नदी, सीरी नदी, डोरकी नदी। एक और नदी है खोरुंग नदी, खोरुंग नदी। ठीक, नाम अटपटा है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई सर को भी तो याद नहीं है, ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है फिलहाल याद रखने की, मुझे बस आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, काफ़ी सारे आप वीडियोस देखेंगे जिसमें शायद टीचर्स रट्टा मार के बैठे होते हैं या फिर वो खुद तैयारी कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है ना, खैर जो भी हो ऐसा नहीं है। बाकी ये मत सोचिएगा कि भाई सर को तो खुद याद नहीं है तो हम याद करके क्या कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए। आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम आपने देना है। ठीक, तो मैनी नदी, सीरी नदी, डोरकी नदी और खोरुंग नदी, ये जो है ईब नदी की सहायक नदी है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ जलप्रपात है, अटपटे से नाम है। गुल्लू जलप्रपात, लोगों के नाम होते हैं ना गुल्लू, शायद पंजाबियों में गोलू एक होता है, गुल्लू। ठीक, तो गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात, ठीक, छुरी जलप्रपात, ये जो है यहां हमको देखने को मिलता है। ठीक, ईब नदी में जलप्रपात, जलप्रपात वाला सेक्शन जब आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जलप्रपात। ठीक, उसके बाद अगला चीज ध्यान रखेंगे ईब नदी के संदर्भ में कि ईब नदी की रेत में, मतलब नदी में रेत होता है ना, तो ईब नदी की रेत में सोने के कण प्राप्त होते हैं। ठीक, पूछा जाता है प्रश्न कि किस नदी की रेत में सोने के कण मिलते हैं, तो ईब नदी की रेत में सोने के कण मिलते हैं। और ईब नदी के आसपास के जो जनजातीय लोग हैं ना, जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग वहां से सोना निकालने का काम करते हैं और उनकी जाति ही है सोनझरिया। ठीक, सोनझरिया जाति, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था भाई महानदी और उसकी सहायक नदियां। तो हम लोगों ने यहां देखा उत्तर से आने वाली सहायक नदियों, दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों को, और इधर उत्तर से आने वाली सहायक नदियों को। शिवनाथ और उसकी सहायक नदियों को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो शुरू वाला जो पार्ट था ना दक्षिण से आने वाली नदियां, तो वो मैंने अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया था जब मैं उस वीडियो को तैयार कर रहा था, लेक्चर जब कर रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है खराब हो गई थी। आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि शुरू के पार्ट में थोड़ा सा मैं कुछ अलग लग रहा था, अभी थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा आ गया ऐसे लगता है। ठीक, तो लगभग मतलब 6-7 घंटे का गैप है, ये मैं बोलूँगा। तो हालांकि मैंने सारा चीज़ इसमें कवर अप किया है, लेकिन पहले वाले पार्ट में अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा, कुछ भी दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है।